नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ITDA के औचक निरीक्षण को लेकर किस तरह से काम किया है, यहां पर औचक निरीक्षण देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने CM हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड के साथ साथ कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम में शिकायतकर्ता अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह की समस्या सुनी है और उनका शीघ्र समाधान करने का भी आश्वासन दे दिया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को शिकायत का शीघ्र संज्ञान लेते हुए समाधान करने के निर्देश दे दिए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से यातायात व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यहां कंट्रोल रूम में जो कार्य हैं वो चल रहे हैं और कार्य कर रहे कार्मिकों के साथ भी बातचीत की है। लोगों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित जो भी फोन कॉल्स आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन लोगों से शीलता के साथ बात करने की भी यहाँ दिशा निर्देश जारी कर दिए। फिलहाल बताने का तात्पर्य यह है कि अगर फोन कॉल्स आती हैं तो शालीनता के साथ पूरी तरह से बात को धैर्य के साथ सुना जाए और उस पर काम किया जाए। धारा देवी ब्लॉक से हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? धारा देवी ब्लॉक से। उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी ने 18वें ही मुख्य सचिव के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव भी मिला है। बताते चले कि मुख्य सचिव डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू के रिटायर होने के बाद राधा रतूड़ी के मुख्य सचिव का कार्यभार यहां पर संभालने की खबर सामने आई। डॉक्टर संधू की जुलाई 2023 में यहां रिटायरमेंट थी, लेकिन सरकार ने उनकी सेवा में 6 महीने का विस्तार किया था। 1988 बैच के ही ये IAS ऑफिसर हैं और राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह सचिवालय प्रशासन का भी दायित्व देख रही थी। अच्छी परियोजनाएं हम लोगों की चल रही हैं जिनको धरातल पे उतारना है। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार के सामने है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC की समिति अब 2 तारीख को अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। उसके बाद एक कैबिनेट में उसको पास किया जाएगा और जो विधानसभा का सत्र होगा 5 फरवरी से उसमें उसको रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और ये UCC उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहाँ पे UCC लागू होगा। तो चलिए अब आपको बड़ी खबर से ही रूबरू करवा देते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वहीं उधम सिंह नगर जिले सहित राज्य के अन्य जिलों में भी देर रात से हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल बताते चले कि जिससे तापमान में यहां पर गिरावट भी दर्ज की गई है और साथ ही साथ किस तरह से प्रशासन की तरफ से कमर कसने की बात रखी गई है। ये बड़ी बात अब बनती जा रही है क्योंकि अलग अलग जिलों के अंदर बारिश का सिलसिला देखा गया है। पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी वो महज यहाँ सच साबित हो गई है, लेकिन अब देखना ही होगा कि कब तक राहत यहाँ आम जनता को मिलती नजर आएगी। क्योंकि मौसम के हवाले से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, उत्तराखंड में पूरी तरह से मौसम जो है वो करवट बदल चुका है और साथ ही साथ बताते चले कि किस तरह से अब सूरत हाल रहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन से धनराज हमारे संवाददाता ने ज्वाइन किया है। धनराज, जरा बताइए किस तरह से इस वक्त की ताजा स्थिति है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और बड़े अलर्ट्स बताए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि 31 तारीख और 1 फरवरी को उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी और वो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल सुबह से ही देखिएगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी जारी है और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें भी जो बारिश है वो भी होती हुई नजर आ रही है। और देखिए अभी मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक कोई राहत उत्तराखंड वासियों को मौसम से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम लगातार करवट बदलता हुआ
आ रहा है और लगातार मौसम से कहा गया है धनराज, कि किन जो किन पहाड़ी इलाकों जी, के अंदर ज्यादा बर्फबारी है और पहाड़ी इलाकों के अंदर कहां पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, और अगर हो रही है तो प्रशासन ने किस तरह से एहतियात बरतने के कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल, जो 2500 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। यदि हम बात करें धनौल्टी, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़ की या चमोली की, तो यहाँ पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर की बात करें या फिर देहरादून की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, तो वहां पर भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि कल देर रात से ही जो बारिश है वो लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम के जो अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से किया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क होता हुआ जरूर कब नजर तक आ रहा है। राहत मिलेगी, कुछ उस हवाले से जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है वो साफ तौर पे यही कहा गया है कि आने वाली 5 फरवरी तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन 5 तारीख के बाद कहीं ना कहीं जो मौसम है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं गर्माहट वाला ठीक है मौसम धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने जी। के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि 5 फरवरी तक कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आएगी और प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियात के कदम जो है वो उठा लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ों में मौसम ने पूरी तरह से करवट जिस तरह से बदली है, यानी कि पहाड़ों के अंदर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। दस्तक यहां पर बारिश ने भी दे दी है। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में लंबे समय से ही बारिश नहीं होने के कारण ही आप देखिए काश्तकार एवं पर्यावरणविद खास से चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं बुधवार को झमाझम बारिश के साथ सभी के चेहरे खिल उठे और केदार घाट में भी आप देखिए किस तरह से काम जो है वो किया गया, क्योंकि केदार घाटी में बुधवार प्रातः से ही आसमान में बादल बने हुए थे और केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। हल्द्वानी में ही जनपद की प्रभारी मंत्री जो कि रेखा आर्य हैं, उन्होंने ग्रामीण सड़कों के संबंध में सर्किट हाउस काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में डीएम नैनीताल वंदना सिंह समेत वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई और पीएमजीएसवाई के अधिकारी मौजूद रहे हैं। और बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है कि हर गांव मुख्य मार्ग से कनेक्ट होना चाहिए और पूर्व में यहां पीएमजीएसवाई द्वारा 250 या उससे कम आबादी वाले गांव को मुख्य मार्ग से कनेक्ट नहीं किया जाता था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने 250 या उससे ज्यादा यहां कम की जो आबादी है उसके बारे में भी बताया, यानी कि 250 या उससे कम की आबादी वाले जो गांव हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो 250 या उससे कम आबादी वाले गांव हैं, ज्यादातर गांव बैताल घाट और ओखल कांडा है जहां पर ये ब्लॉक हैं, और जिसको लेकर एक बैठक में रेखा आर्य ये पूरी बात करती नजर आई हैं। जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ भी जोड़ने की बात और ग्राम संपर्क योजना भी यहां पर चलाई जाएगी, इस तरह से बात कही गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संकल्प है कि हमारा हर गांव जो है वो मुख्य मार्ग से कनेक्ट हो। तो अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे थे कि पीएमजीएसवाई के तहत लगभग 250 की आबादी से नीचे वाले जो गांव थे वो उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कंसिडर नहीं हो पाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 से लेकर 200 की आबादी वाले, चाहे वो बसावट हो अथवा तोक हो, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए और चाहे उनकी कितनी डिस्टेंस हो उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत करी है, जिसकी प्रथम बैठक आज मैंने अपने प्रभारी जनपद नैनीताल में ली है। जिस बैठक के अंतर्गत में पीएमजीएसवाई के द्वारा जो सर्वे किए गए थे, जो जिसमें ऐसे गांव छोड़ दिए गए थे, उनको आज टेकअप किया गया है और आरडब्ल्यूडी के माध्यम से भी जो सड़कें कंसीडर किए गए हैं जो कि 250 और 200 की आबादी के मध्य में है, उनको आज कंसीडर किया गया है। ज़्यादातर सड़कें बेताल घाट की, उखलखांडा ब्लॉक की रही हैं और ऐसे हमारे 9 प्रस्ताव जनपद नैनीताल के जो है आज स्वीकृत करते हुए, अनुमोदित करते हुए शासन को भेजे जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से सीधा गाँव तक हर प्रकार की सुविधा सुनिश्चित हो, क्योंकि सड़कें विकास का एक प्रमुख माध्यम होता है और उस
माध्यम को मजबूत करने के लिए हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर तोप तक, बसावट तक सड़क पहुंचे। ये योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रही है। मुझे लगता है कि जनपद नैनीताल इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। और तो हल्द्वानी पहुंचे हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन में जाने पर कहा कि उनके जाने का मुझे कोई दुख जहां पर नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत दुख तो नहीं हुआ है। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वह भी भाजपा शरणम यहाँ हो गए हैं। उन्होंने एनडीए गठबंधन में जाकर अपना पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो समाप्त कर दिया है। राजनीतिक व्यक्तित्व को लेकर वो बात कर रहे थे, जबकि लोग उन्हें संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे थे। उनके द्वारा इस तरह का कदम यहां उठाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगी वह उन्हें मंजूर है। तो लेकिन मेरा मन ये है कि मैं पार्टी में ही यहाँ रहूं और मेरे बेटे को चुनाव भी लड़ाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही दिनों से समाज व राजनीतिक क्षेत्र में काम वो करना चाह रहे थे। और साथ ही बताते चले कि कार्य करने वाले को पुरस्कार भी देते हुए नजर आए हैं। सम्मान यहाँ पर मिलना चाहिए, इस तरह से उन्होंने बात कही, जिससे पार्टी को भी लाभ होगा। रहा सवाल हरिद्वार का, ये फैसला जो है कांग्रेस पार्टी को करना है, कहाँ किसको लड़ाना है, ये मेरे मीनू में नहीं है। ये जो है श्री यशपाल आर्य जी और श्री करण मेहरा फैसला। रावत जी का मन क्या है? एक स्थिति के बाद आप मन के नहीं होते हैं, आपको जो है पार्टी का आदेश मानना होता है। अगर आलाकमान कहता है तो। और मैं यदि मेरे मन की बात कहो तो मैं पार्टी से कहूँगा कि मेरी बेटी को लड़ाओ। वो बहुत दिनों से काम कर रहा है वहाँ, तो क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनको उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। उनमें क्षमता है, उन्होंने सीखा है हमसे, तो आगे आने वाले समय में उस सीख का फायदा राज्य को मिले, ये मेरी इच्छा हो सकती है। और बाकी हमने जिन लोगों को राजनीतिक रूप से तैयार किया वो लोग सब सक्षम लोग हैं। हरीश धामी जी हैं, ये पूरे आगे आने वाले दिनों में हमारी विरासत को आगे ले चलने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें क्षमताएँ हैं, जो आगे पार्टी को मजबूती से आधार प्रदान करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुड़की का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। वहीं उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने का आह्वान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांव में प्रवास के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से भी जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट यहां प्रदेश में लागू होने जा रहा है, इसलिए सभी लोगों में उत्साह है। वहीं उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी ड्राफ्ट लागू करेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के तरीके क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं। और गांव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। इस भाव के साथ हम बढ़ रहे हैं और 80% मतदान टोटल पोलिंग का भाजपा पक्ष में हो, इस लक्ष्य के साथ 24 घंटे का प्रवास रहेगा। यूसीसी ड्रॉप भी आने वाला है, उसमें उसको लेकर के ये बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी तो घोषणा भी कर दी है कि वो सौभाग्यशाली दिन 6 तारीख को विधानमंडल के अंदर वो प्रस्तुत होगा। और मैं कह सकता हूँ देवभूमि पहला राज्य होगा जिसने समान नागरिक संहिता, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसके धारणा को लेकर यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। और धीरे धीरे देखिए उत्तराखंड देवभूमि से निकली हुई आवाज़ ये पूरे देश के अंदर।
तो रामनगर में किसान बाजार खुलने जा रहे हैं और इस बाजार के खुलने से रामनगर के लोगों को रोजगार मिलेगा और मंडी समिति की आय में भी वृद्धि होगी। बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार की पहल पर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के साथ ही उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए सरकार के आदेशों के बाद रामनगर में भी किसानों के लिए किसान बाजार खोलने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति के अधिकारियों ने तैयारी फिलहाल शुरू कर दी है, जिसको लेकर मंडी समिति को अनुमति मिल चुकी है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर मंडी समिति के सचिव सहेल अहमद ने बताया कि रामनगर मंडी समिति के बाहर जो कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मंडी समिति द्वारा ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यह भी बताया गया कि अब इस स्थान पर अतिक्रमण हटाव के बाद किसानों के लिए किसान बाजार का निर्माण कराया जाएगा, जिसके तहत यहां पर 40 दुकानों का निर्माण किया जाएगा और दुकानें मंडी समिति द्वारा नीलामी प्रक्रिया के तहत यहां स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी जाएंगी। कोटद्वार रोड पर 40 किसान बाजार बनाने जा रही है, जो नीलामी पद्धति से दुकानें दी जाएंगी, जो स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया हो। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश में आप देखिए सरकार जो है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए अभियान चला रही है और खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, इसमें चाहे हम महिला शक्ति की बात करें, मातृशक्ति की बात करें या समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बात करें, हर वर्ग के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात करें या नारी शक्ति अभिनंदन जो लोकसभा के द्वारा जो बिल पारित किया गया उसकी बात करें, महिलाओं के कल्याण के लिए महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। और युवाओं के लिए विशेष रूप से जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अपने 1-1.5 साल के कार्यकाल के दौरान लगभग 25,000 से अधिक लोगों को सरकारी रोजगार देने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से सरकार के द्वारा सरकारी रोजगार दिया गया है। और जो पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस की सरकार में जो सरकारी नौकरियों में धांधलियाँ होती थी और सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जाता था, उसको दूर करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और आज पारदर्शी तरीके से जो भी सरकारी सेवाओं के लिए भर्तियाँ होती हैं, उनकी जो परीक्षाएं होती हैं पारदर्शी तरीके से संचालित हो रही हैं। और आज युवा जो मेहनती युवा हैं रोजगार प्राप्त। तो फिल्मी दुनिया में धूम मचाने वाले बॉलीवुड बाल कलाकार यज्ञ भसीन जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर छोटा भीम के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भी उनके साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। लक्सर के इस बाल कलाकार ने फिल्म पंगा और ये चाहते जैसे धारावाहिक में अपने अनोखे अभिनय से धमाल मचाया था। और बाल कलाकार यज्ञ भसीन ने बताया कि छोटा भीम फिल्म की शूटिंग यहाँ पूरी हो चुकी है और जल्द ही रिलीज होने वाली है। यज्ञ भसीन ने कहा कि उनके लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं एक दिन छोटा भीम देखते देखते खुद ही छोटा भीम बन जाऊंगा। और ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड की फीलिंग है और बहुत एक एक्साइटेड फीलिंग है कि मैं जिस कैरेक्टर को आइडलाइज करता था बचपन से, मैं वही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अनुपम सर और मकरन सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने मुझे एक्टिंग करने में भी बहुत हेल्प की सीन्स में। और ये फिल्म शूट करने के लिए थोड़ी टफ थी, जो एक्शन सीन्स थे कमर दर्द हो जाती थी उसमें कर करके। बट हाँ, ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है पूरा शूट करके। फिल्म एक लाइव एक्शन वर्जन है इसी सेम नाम की, जो एक फिल्म एनिमेटेड फिल्म आई थी कुछ साल पहले, उसके ऊपर। इसमें बेसिकली एक मेन विलन होता है दामियान और उसके 2 चेले होते हैं जो आपने देखे ही होंगे सीजन में, और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और छोटा भी उन्हीं से लड़ता है पूरे फिल्म में। बाल नरेन और विश्वा दोनों फिल्म में मैं टाइटल रोल प्ले कर रहा हूँ।
इसमें से जो बाल नरेन है वो एक नरेन नाम के बच्चे पर है, बेस्ड है, जिसे क्लीनलीनेस बहुत पसंद है और वो अपने पूरे विलेज के अंदर क्लीनलीनेस कैंपेन्स करता है और पैंडेमिक के टाइप पे अपने पूरे गांव को कोविड से बचाता है। और जो बिश्वा फिल्म है वो एक अंधे बच्चे पर बेस्ड है जिसे दौड़ना बहुत पसंद है, तो पूरी फिल्म यही दिखाती है वो कैसे दौड़ना सीखता है अपनी डिसेबिलिटी के साथ और कैसे अपने ड्रीम्स अचीव करता है। बिश्वा का तो अभी पता नहीं है, बट छोटा भी है, वो इसी साल मई तक रिलीज हो जानी चाहिए। नहीं करता कि आप कहाँ बॉर्न है या फिर कोई क्या कहता है, आप बस अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए और हार्ड वर्क करते रहिए जब तक आप वो अपने ड्रीम्स को अचीव ना करें। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं निकाय चुनाव का समय भी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जसपुर में निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है, जिसे जसपुर नगर के ही नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा पोस्टरों से भर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच एक होड़ शुरू हो गई है और पोस्टरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नगर निकाय चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण आ जाए उसके बाद ही लोगों को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। वहीं मामले पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जसपुर शाहिद अली ने बताया कि पूर्व में भी नगरपालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल, सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए नगरपालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उन्हें हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो विपक्षी दलों ने अपना जो है किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी तरह का उनमें उत्साह नहीं है। तो जाहिर है कि लोकसभा में किसी तरह का विपक्षी दल द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा। जहाँ तक निकायों की चुनाव की बात है, उसके लिए लोगों में उत्साह है, पर जब तक आरक्षण सीटों का नहीं आए तब तक किसी भी बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले आरक्षण आएगा, फिर महिला पुरुष का भी एक मैटर होता है, तो किस तरह की सीट आती है उसके बाद ही उसमें बात की जा सकती है। अब ये तो जो लोग आना चाह रहे हैं उनका किसी को पर रोक तो है नहीं, अब वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दीबाजी है, पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएं, फिर आरक्षण आ जाए, उसके बाद ही लोगों को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। पूर्व में भी नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल, सरकारी संपत्तियों पर कुछ पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सियां वगैरह लगाई गई हैं, तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उनको हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, जिन लोगों ने फ्लैक्सी वगैरह लगाई हैं उनको भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन लोग हैं वो जो जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, क्या वो निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर लगे हुए हैं या अन्य किसी बात को? कुछ जो संपत्तियों पे लगे हैं उनमें कुछ निकाय चुनाव से संबंधित है, कुछ एडवर्टाइजमेंट लोगों के विज्ञापन टाइप के फ्लैक्सी लगे हुए हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। सूची उपलब्ध होगी, उसके उपरांत ही उनको नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने सब्जी मंडी के ही आड़तियों पर किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया न देने का आरोप लगा दिया है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि अगर 5 फरवरी तक सब्जी मंडी की आड़तियों द्वारा बकाया नहीं दिया गया तो वह यहां पर देहरादून की सब्जी मंडी की लामबंदी करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार यहां प्रशासन व मंडी सचिव होगा। जो प्रेस क्लब में आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारा मुद्दा था किसानों के उत्पीड़न की समस्या के लिए। सबसे पहले तो मुद्दा है हमारी यहाँ जो सब्जी मंडी है देहरादून में, निरंजनपुर में, हिंदुस्तान में इतनी लूट खसोट, इतनी भ्रष्टाचारी कहीं नहीं है जितनी सब्जी मंडी में है। ये 6.5% कमीशन लेते हैं जो लीगल में बताते हैं, पर्ची तो कोई नहीं है। उसके बाद कभी सफाई का, कभी तुलाई का, कभी किसी का, ये करीब 12% तक ले जाते हैं उसे। 100 रुपये में से 12 रुपये तो ये ले लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ के आड़ती हैं और जो यहाँ के सचिव हैं, ये हमारे किसान भाई उत्तरकाशी, आराकोट, बंगाण क्षेत्र से हैं। इनके सेव के पैसे पिछले कई वर्षों से हैं, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए। उसमें पैसा वापस नहीं करते, पैसा मांगते हैं तो मारपीट को उतारू होते हैं।
उसमें सब्जी मंडी के जो सचिव वो भी सम्मिलित हैं, कृषि मंत्री तक सबको बता दिया। अब लास्ट ये हम चेतावनी देने के लिए शासन प्रशासन को आए हैं, अगर 5 तारीख तक शाम तक इन सभी किसान भाइयों का पैसा नहीं आया तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ये चेतावनी देता हूं, 6 तारीख सुबह ही 10 बजे इस प्रदेश के सभी किसान सब्जी मंडी देहरादून निरंजनपुर का ताला बंद कर देंगे और वहीं बैठ जाएंगे। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। उस सब की जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और यहाँ इनकी भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी है तो वही हमारे भाई सचिव भी जाए कर्मचारी हैं, मगर सरकारी कर्मचारी बनने के बाद इन्हें किसानों में से बदबू आनी शुरू हो जा, वो इनके दिमाग की बदबू और इनके शरीर की बदबू दूर कर देंगे हम। 6 तारीख की सुबह ही हम धरना वहां देंगे अनिश्चितकालीन। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।